नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी ये सुना होगा कि किसी एक मनुष्य का हृदय, किसी एक मनुष्य का अंग किसी दूसरे मनुष्य में लगा दिया गया। लेकिन क्या आपने ये कभी सुना है कि किसी जानवर के अंग को किसी मनुष्य में लगाया गया है, उसके बाद उस मनुष्य ने कुछ समय तक सर्वाइव भी किया है? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर एक सूअर के अंग को, खासतौर से उसकी किडनी को एक व्यक्ति में स्थानांतरित किया गया था या प्रत्यारोपित किया गया था। जिन व्यक्ति में उसे लगाया गया, लगभग 2 महीनों तक वे जीवित रहे। 57 वर्षीय वो व्यक्ति थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के कई तरह के सवाल उठते हैं कि ये प्रक्रिया जितनी लाभकारी दिखाई देती है, क्या ये उतनी लाभकारी है? इसके सफलता के कितने पैमाने हैं? दूसरी बात कि क्या ये सभी के लिए सुलभ हो सकेगी और इसको कहा क्या जाता है? आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे। टॉपिक है जीनो ट्रांसप्लांट। क्या टॉपिक है? जीनो ट्रांसप्लांट, जो इस प्रक्रिया के लिए एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इस खबर को देखेंगे, खबर दी हुई है, फर्स्ट ह्यूमन रेसिपिएंट ऑफ पिग किडनी ट्रांसप्लांट डाइज, व्हाट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन, व्हाई पिग्स आर यूज्ड। एक अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इतने सारे जीव जंतुओं को छोड़कर आखिरकार हम सुअर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक पर, देखेंगे कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाता है। अगला एक सवाल ये है कि इसके लिए अक्सर सुअरों का ही उपयोग क्यों करते हैं। एक सवाल ये भी बनेगा कि क्या ये इतना सरल है, क्या इसमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ये जो टॉपिक है, अपने आप में अगर आप मेंस में देखोगे तो मेंस के लेवल पर जीएस पेपर 3, ठीक है, जीएस पेपर 3 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी ऐसा कोई सवाल फ्रेम हो सकता है दैट व्हाट इज जीनो ट्रांसप्लांट, या इससे आप क्या समझते हैं। आज हम मेंस का भी एक सवाल शामिल कर रहे हैं जिसमें आपको बेसिक बातों पर चर्चा करनी होगी। तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, इनको आप अनअकैडमी की क्लासेस ज्वाइन करके सीख सकते हो। और बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों को सीख पाओ। इसके लिए सवाल ये है कई सारे लर्नर्स का कि सर हम बहुत दूर रहते हैं या हमारे पास आर्थिक तंगी चल रही है। तो अगर आप मेधावी हैं और वाकई सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी का ये चैंपियनशिप टेस्ट दे सकते हो, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जहां आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। डेट याद रखिएगा, 19 मई को ये टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अदर बैचेस चल रहे हैं उसमें कोर्सेज की फीस अगर आप देखेंगे तो 15 महीने से लगा करके 30 महीने तक का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको जो कीमत है वो दी गई है, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। एक नया बैच शुरू होने जा रहा है 18 तारीख को, 18 मई को आरंभ बैच, जिसमें सभी टॉप एजुकेटर शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाह रहे हैं और कुछ विषयों को देख रहे हैं तो मई से ये जो बैच हैं ये लाइव होने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन कि कई बच्चों ने मुझसे कहा था, तो संभावित रूप से आने वाले समय में हिंदी साहित्य का बैच भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही उसकी डिटेल्स फाइनल होगी आप लोगों तक उपलब्ध करा दी जाएगी। बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो सुअर किडनी प्रत्यारोपण के पहले मानव प्राप्तकर्ता रहे रिचर्ड स्लेमन। रिचर्ड स्लेमन की मृत्यु हो गई है, ये 57 वर्ष के थे और किडनी इनको एक सुअर की लगाई गई थी। तो मार्च के महीने में ट्रांसप्लांट हुआ था और जो किडनी थी उसको संशोधित करके लगाया गया था। क्या होता है ये संशोधन, इस पर हम अभी आगे बात कर लेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी कभी ऐसा कोई मामला आता है, क्योंकि सुनने में ही अजीब लगता है कि किसी जानवर की किडनी या किसी जीव की किडनी एक मनुष्य में लगी है। हालांकि इस किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के डॉक्टर्स ने ये नहीं कहा कि ये सर्जरी या इस पूरे प्रोसेस में कोई दिक्कत थी। इसके लिए कुछ अन्य कारणों को रिस्पॉन्सिबल माना गया है और उनके घर वालों ने भी, स्लेमन के घर वालों ने भी डॉक्टर्स को धन्यवाद किया कि उनकी वजह से कुछ और दिनों तक वो अपने एक करीबी के नज़दीक रह पाए। अब समझते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, द मेन टॉपिक या द मेन क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। तो देखिए, समझिए, मानव में किसी अन्य जीव के अंगों या ऊतकों को लगाना, टिश्यूज लगा दें, अंग लगा दें, या कोई कोशिका का भी अगर आप ट्रांसप्लांट कर दें तो इसको हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन की कैटेगरी में डाल देंगे। बशर्ते ध्यान रखिएगा अगर वहां पर जो अंग लगाए गए हैं वो किसी दूसरे जीव के होने चाहिए। तो मनुष्यों को ठीक करने के लिए अक्सर पशुओं की कोशिकाओं का इस्तेमाल करते हैं। एक संस्था है जिसे हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, यूएसए की एक संस्था है, इसने एक परिभाषा दी है। ये कहते हैं कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव प्राप्तकर्ता में जीवित कोशिकाओं,
टिश्यूज या गैर मानवीय पशु स्रोत से प्राप्त अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा हो गई। अगर एक बेसिक प्रश्न आ जाएगा लिखने के लिए तो आप इस तरह से इसको डील कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि अंगों का प्रत्यारोपण कोई पहली बार किया जा रहा है, तो मनुष्य से मनुष्य में अंगों का प्रत्यारोपण आपने देखा है, यहाँ तक कि हृदय को भी हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। 1980 के समय में पहली बार एक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन एक समस्या जो देखने को मिली वो ये मिली कि जितनी डिमांड बाजार में है या जितनी डिमांड रोगियों के बीच में है, इंसानों के बीच में है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही। इस वजह से जानवरों के अंगों का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग एक तरीके से विवश हुए हैं। देखिए, रोगियों के लिए आवश्यक प्रत्यारोपण की संख्या और दाता अंगों की उपलब्धता के बीच एक बड़ा अंतर, एक बड़ी खाई दिखाई देती है। एक शोध है जो नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है 2024 का, ये बताते हैं कि यूएसए में लगभग 90,000 लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, और जबकि हर साल 3,000 से ज़्यादा लोग इस वेटिंग लिस्ट में लगे हुए ही मर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भारत में भी देखो तो भारत में तो जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके पूरे के पूरे शरीर को दाह करने की एक संस्कार, एक परंपरा, एक रूढ़िवादिता है ना। अगर कोई अब उनके अंगों को दान करने की बात कर दे तो उनके परिवार के बीच में ही ऐसी डिबेट हो जाती है ना। तो अंगदान वाकई में बहुत रेयर है भारत जैसे देश में। अगर कोई अंगदान नहीं करेगा, आप सोच करके देखिए फिर अंगों की उपलब्धता कहाँ से आएगी, है ना। आज के समय में कृत्रिम अंगों को भी बनाया जा रहा है, लेकिन वो विधि भी कोई बहुत ज़्यादा अभी महत्वपूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। इसलिए कम से कम कुछ जानवरों के अंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा चुका है। कैसे होता है ये एक सवाल है। तो आपने एक बात पढ़ा होगा कि किसी भी जीव की या जानवर की जो कोशिका है उसको निकाल करके यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और आपने पढ़ी है कि मनुष्य का शरीर, उसमें एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है जो किसी दूसरे कोशिका को या किसी दूसरे के शरीर के अंग को एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। तो बहुत ही रेयर होगा या बहुत ही कम मामलों में वो अंग मैच कर पाते हैं। डॉक्टर्स कई बार ब्लड ग्रुप, एंटीजन सब कुछ मैच कराने के बाद भी देखते हैं कि शरीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर ट्रांसफर, क्लोनिंग जैसी कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि सुअर के अंगों को ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों के लिए उपयोगी बनाया जा सके। इसकी कुछ विधियां हैं, बेसिक तौर पर समझिएगा। पहले क्या करेंगे, पिग डीएनए इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड विद 10 डिलीशन एंड इंसर्शन। तो जैसा कि आपने एक जीन एडिटिंग नामक तकनीक के बारे में पढ़ा है, अगर मैं इसे आपको यहाँ पर समझाऊं तो आपने देखा है कि एक डीएनए को हम कई सारे कोडॉन में विभाजित हुआ देखते हैं ना। तो जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है वो कोडॉन कहलाता है। इसमें से आपने एक बात और पढ़ी हुई है कि इन कोडॉनों का विशिष्ट समूह जो किसी खास तरह के मनुष्य के शरीर के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो जीन कहलाता है। तो सुअर के शरीर में या सुअर के अंगों में डीएनए में मौजूद जो जीन है जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, उनको यहाँ पर काट करके अलग कर देंगे, और ऐसे जीन जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं उनको यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक शब्द या एक तकनीक जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है उसको कहते हैं क्रिस्पर तकनीक। इसके बारे में आपने मेरी साइंस टेक की क्लास में पढ़ा है, क्रिस्पर कैस9। तो क्रिस्पर कैस9 दो तरह के एंजाइम्स का इस्तेमाल करता है इस प्रक्रिया में, एक है लाइगेज और एक है हेलिकेज। लाइगेज एंजाइम किसी दो मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है, जबकि हेलिकेज एंजाइम दो मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है। अब क्योंकि हमारे पास ये तकनीक है इसलिए हम बहुत आसानी से लैब के अंतर्गत कुछ जीन को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं और नए जीन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जीन एडिटिंग प्रोसेस का यहाँ पर कर लिया गया इस्तेमाल। उसके बाद आप देखोगे मॉडिफाइड डीएनए इज यूज्ड टू क्रिएट पिग्स विद ऑर्गन दैट विल कोएग्जिस्ट विद द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। अब इस नई कोशिकाओं का, इन नए प्रक्रियाओं का जीन एडिटिंग जो तकनीक है उपयोग करके मनुष्यों के उपयोग संबंधी नए सुअरों को डेवलप किया जाएगा, और ऐसे सुअर बनाए जाएंगे जिनके शरीर में मौजूद अंग मनुष्यों को लगाए जा सके। उसके बाद आप देखेंगे जीन एडिटिंग के माध्यम से रिजेक्शन को कम किया जाएगा ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस अंग को रिजेक्ट ना कर दे, ताकि ऑर्गन फेल्योर की वजह से किसी की मृत्यु ना हो। फिर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पैथोजन्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं जो जानवरों के शरीर में मौजूद हो सकते हैं, है ना। जैसे रोगाणु हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो इन सभी को पहचान करके अलग करना होता है।
अगर आप वर्तमान केस में देखोगे जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनके केस में बताया गया था कि शायद कोई वायरस आ गया था उस अंग में या पहले से रह गया था, जो हम पकड़ नहीं पाए और बाद में उसी ने उस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दी होगी। फिर सर्जन उस शरीर के अंग को रिमूव करके उस जीव के अंग को वहां पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस हो गया। इसी बात को जो अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पर लिखा गया है। तो लिखा मैंने जानबूझ करके है ताकि आप लोगों को परिभाषाएं लिखने में लिखा हुआ कंटेंट भी मिल सके। तो शरीर में एक नियमित प्रत्यारोपण से बहुत अलग नहीं है सुअर का किडनी का प्रत्यारोपण। इसमें क्या करेंगे, अंगों की जीन एडिटिंग जरूरी है ताकि मनुष्य का शरीर से रिजेक्ट ना कर दे, और ऑपरेशन किए जाने के बाद भी एक लंबे समय तक इस प्रोसेस को मॉनिटर करना जरूरी होता है। अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हो सकता है बीच में कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इसलिए मॉनिटरिंग जरूरी होती है। तो मैंने अभी आपको CRISPR-Cas9 विधि के बारे में बताया है, उसका उपयोग करके जेनोट्रांसप्लांटेशन होता है। ये एक प्रमुख और मान्य विधि है जो जीन एडिटिंग के लिए उपयोग की जाती है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सुअर का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम गधा ले आते, घोड़ा ले आते या कोई और जीव ले आते हैं। आपने एक शब्द पढ़ा है कि जो गिनी पिग थे या फिर हम कहें कि जो चूहे हैं, बंदर हैं, उन पर बहुत मनुष्यों से संबंधित प्रयोग किए गए हैं। अगर कभी भी कोई नई वैक्सीन बनती है तो उसका सबसे पहला शिकार होता है वो चूहे। लेकिन चूहा क्योंकि बहुत छोटा जीव है, उसका अंग मनुष्य के शरीर में नहीं लग सकता। तो जो सुअर है, सुअर के अंगों का साइज और सुअर का जो बढ़ना है वो काफ़ी तेजी से होता है, जिसके कारण उन अंगों का उपयोग मनुष्यों के भीतर किया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से आपने पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सुना है कि एक पोल्ट्री फार्म में बहुत सारे चूजों को बड़ा किया जाता है एक साथ, इसी तरह सुअरों की भी यहाँ पर ग्राफ्टिंग की जा रही है, या फिर सुअरों को भी एक तरीके से फार्म में बड़ा किया जा रहा है, क्योंकि इसका बहुत तेजी से उपयोग हो सकता है। और सुअर की जो ग्रोथ है वो 6 महीने में एक वयस्क सुअर बन सकता है, और इसके अंगों की खरीद बाकी जानवरों की तुलना में ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। ठीक है, 6 महीने में आप देखेंगे उनके अंग एक वयस्क मानव के अंगों के समान विकसित हो जाते हैं। ठीक है, सुअर का शारीरिक मापदंड भी मनुष्यों जैसा है, और फार्म में हम एक बार में बहुत सारे सुअरों को पैदा कर सकते हैं। एक और बात ये भी होती है कि जिस मनुष्य के शरीर में जो अंग लगना है उस आकार का सुअर का अंग होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास 2-3 जीव होंगे तो इसकी संभावना कम होगी कि हम अंगों के आकार को मैच करा पाएं, क्योंकि यहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है। 50-100 सुअर आराम से जन्म ले रहे हैं, तो उसमें से कोई एक उसी आकार का सुअर हम लेकर के आ सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जो सुअर है उसके शरीर के कई सारे अंगों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आप देखोगे अगर किसी की त्वचा जल जाती है तो वहां पर जो स्किन ग्राफ्टिंग एक शब्द होता है, तो स्किन फॉर बर्न्स, तो सुअर की त्वचा का इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। दूसरा, अगर किसी की किडनी फेल हो रही है वहां पर यूज कर सकते हैं। पेनक्रियाज में जो पेनक्रियाटिक आइलेट है ना, जो कि इंसुलिन बनाने के लिए लाभकारी है, वहां पर सुअर का इस्तेमाल होता है। तो टेक्निकली आप देखो, सुअर की किडनी, सुअर की स्किन, सुअर का कॉर्निया, उसका हृदय, उसके लंग यानी फेफड़े, उसका लीवर, लगभग सभी अंगों का यहाँ पर उपयोग होता हुआ हमें दिखता है। इस वजह से भी सुअर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। अब अगला सवाल ये है कि क्या इसको लेकर के कुछ जटिलताएं भी हैं, क्या ये इतना आसान है? अगर इतना आसान है तो फिर तो सभी के लिए सुलभ हो सकता है। जी नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है, और इसको लेकर के कई तरह की समस्याएं हैं जिन्हें हम अलग अलग तरह से डिवाइड करेंगे। पहली समस्या है इम्यूनोलॉजिकल और टेक्निकल बैरियर्स, है ना। तकनीक सभी के पास उपलब्ध होनी चाहिए। आपको पता है कि जीन एडिटिंग की तकनीक अपने आप में महंगी है और सभी के लिए उपयोगी और सुलभ नहीं है, इसके लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरी एक समस्या है इम्यूनोलॉजिकल, यानी मनुष्य के शरीर का रिस्पॉन्स। हर मनुष्य बहुत ही आसानी से, हमारा शरीर किसी भी दूसरे अंग, किसी भी दूसरी कोशिका को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप देखोगे इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे पहला है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, दूसरा है एक्यूट वेस्कुलर जीनोग्राफ्ट रिजेक्शन, तीसरा है एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन। तो हालांकि हम इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हमारी माइंड में क्लियर होने जरूरी है। दूसरा आप देखोगे इन्फेक्शियस बैरियर्स, यानी कि कई सारे संक्रमण होने की भी संभावनाएं हैं। अंगों को लगा दिया लेकिन अभी भी संक्रमण हो सकता है, सूक्ष्म जीवों का, रोगाणुओं का, पैथोजेंस का, है ना। तो जैसे आप देखो लिम्फोट्रोफिक या लिम्फोट्रोपिक हर्पस वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, तो कई सारे ऐसे वायरस बैक्टीरिया हैं जो हमला कर सकते हैं। अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर्स,
तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंतर्गत डेट्रीमेंटल जीनोग्राफ्ट ओवरग्रोथ, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अंग है हमारे वो उस तरह से बाद में फंक्शन नहीं करते या उनकी ग्रोथ में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। सोशल और एथिकल बैरियर्स में अगर आप देखोगे, अगला है सोशल और एथिकल बैरियर्स, यानी सामाजिक और नैतिक मुद्दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। जैसे पहला आप देखोगे कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, क्या समाज किसी एक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखेगा जिसके शरीर में किसी अन्य जीव, खासतौर से सुअर के अंग लगे हुए हैं, है ना। और अगर आप भारत में इसके संदर्भ में सोचोगे तो यहाँ पर तो ये धार्मिक मामला बहुत ज्यादा बन जाता है ना। तो सुअर का अंग अगर किसी शरीर में लगा है तो उसको समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, लीगल रेगुलेशंस का भी सवाल है, ठीक है। तीसरा है एलोकेशन सिस्टम, कितने लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। चौथा आप देखोगे एनिमल राइट्स, यानी कि जिस सुअर के अंगों को लगाया गया है उस सुअर की मृत्यु होना लगभग तय होता है। मान ली किसी का किडनी निकाल लिया, किसी का हृदय निकाल लिया, रेटिना निकाल लिया, तो क्या उस जानवर के भी कोई राइट्स नहीं है, है ना। हालांकि पोल्ट्री फार्म के मामले में भी ये सवाल आता है, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसको सिर्फ इसलिए कि उसके अंगों का इस्तेमाल किया जा सके। फिर भी बहरहाल ये सवाल तो है ही पशु के संबंध में क्रुएलिटी के बारे में, ठीक है। एक और बात है वेल इन्फॉर्म्ड कंसेंट का होना, कि जिस व्यक्ति के शरीर में उसे लगाया जा रहा है हो सकता है वो उस अवस्था में पहुंच गया हो कि उसके बारे में उसको पता भी ना हो, है ना। तो उसके परिवारजनों ने इसकी परमिशन दे दी है, बाद में अंग लगा दिया गया। अब जब वह जीवित होकर के उठा या उसकी कॉन्शियसनेस वापस आई तो क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा। ये हुए बैरियर। अगले हैं हेल्थ केयर रिसोर्स बेस्ड बैरियर्स, है ना। तो हेल्थ केयर को लेकर के कितने प्राइवेट और कितने जो सरकारी अस्पताल है वहां पर इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे में क्या एक सामाजिक असमानता हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। इन्हीं चिंताओं को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप ध्यान से इस हिसाब से लिख लीजिएगा। जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली की बात कर ली, संभावित संक्रमण की बात कर ली और रेट्रो वायरस की बात कर ली। आते हैं जरा सा सवाल पर कि अगर एक सवाल बन जाए तो आप क्या इसका आंसर लिखोगे। सवाल है जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, इसकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आपको इसको लिखना है और कोशिश कीजिएगा कि इसको लिखने के बाद अगर मुझ तक आप इसे पहुंचा सके तो और अच्छा होगा। या कमेंट सेक्शन में क्या आप इस टॉपिक के बारे में पहले से जानते थे, कोई अपने विचार जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अब आपसे अगले टॉपिक में कुछ जरूरी खंडों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।